हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8। बच्चों, ये जो मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कशन करने जा रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर एसी अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके रहना है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं आप क्वेश्चन ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद फिर मैं समझाऊंगा और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो यहां पर है LCR कॉम्बिनेशन। LCR, L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस एंड R फॉर रेजिस्टेंस। एक सर्किट है आपके पास, तो सर्किट में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये सर्किट है और इस सर्किट में एक है इंडक्टेंस। ठीक, इसके साथ कनेक्ट है एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, और इसी के साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। तो रेजिस्टेंस को मैं बना दे रहा हूं कुछ ऐसे। ठीक, ये तीनों के तीनों कनेक्ट किससे है? AC सोर्स से। तो मैंने यहां पर बना दिया है, कोई भी मेरे पास AC सोर्स है। रिप्रेजेंटेशन तो देखो ऐसे ही करते हैं। इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है यार। इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है? इंडक्टेंस L इज इक्वल टू दे रखा है 50 हेनरी। ठीक, कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है दैट इज 80 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है दैट इज 40 ओम। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। एक LCR है, यानी आपके पास इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, और तीनों के तीनों कनेक्ट कैसे है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ठीक, फिर कहा यह जा रहा है कि क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर अगर मुझे ये कहा जाए कि सर्किट जो है ना रेजोनेंस कंडीशन में है, तो ये पहला सवाल जो यहां पे फ्रेम है दैट इज क्वेश्चन का ए पार्ट। उस ए पार्ट में आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिस पर ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा। मतलब यहां पर रेजोनेंस का मतलब क्या रहेगा, या फिर इस सर्किट में रेजोनेंस का क्या मतलब रहेगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है मैंने। जब मैंने AC आपको पढ़ाया है तो मैंने वहां पर बताया कि जो भी इस सर्किट में जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे दैट इज XL और XC से। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस ही है कि इनके पास कितना रेजिस्टेंस होगा और इनके पास कितना रेजिस्टेंस होगा। दोनों का रेजिस्टेंस होता है बराबर बराबर, यानी हम लोग लिखते हैं दैट इज XL इज इक्वल टू XC। अब अगर मैं XL की बात करूं तो XL को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दैट इज ओमेगा इंटू L से। ठीक, इसी तरीके से XC को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 ओमेगा C से, जहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा? XL इक्वल टू होगा XC के। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो हमें मिलता है इनका कॉमन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बोलते हैं सॉल्व करने के बाद कितना? दैट इज 1/√ऑफ LC। ये आपके पास आता है रेजोनेंट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास वैल्यूज गिवन है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे ओमेगा R दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/L का वैल्यू सेट करेंगे दैट इज 50 हेनरी इंटू C का वैल्यू सेट करेंगे 680 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको मिलेगा क्या?
सॉल्व करने से ओमेगा आर का वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे इसको, इन नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा तो आपको यह बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक, अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपको सॉल्व करना है, इस सर्किट का निकालना है इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जैसे ये XL क्या है, रेजिस्टेंस है, किन में रेजिस्टेंस है, इंडक्टर में। XC क्या है, रेजिस्टेंस, किस में रेजिस्टेंस है, दैट इज कैपेसिटर में। इसी तरीके से इंपीडेंस होता है कि कहां पर निकालते हैं, किसी भी LCR सर्किट पे या दो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में, तो वहां पर क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉम्बिनेशन किसका, एलिमेंट्स का। दीज आर एलिमेंट्स, सर्किट के ये एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब क्या करेंगे, हमको इंपीडेंस निकालना है तो डायरेक्टली हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला कैसे पता है, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज योर इंपीडेंस फॉर्मूला। अब अगर रेजोनेंट कंडीशन में है, रेजोनेंस कंडीशन में है तो क्या होगा, XL और XC दोनों के दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, बचेगा Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर, और R का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर एंड दैट इज 40। और ये क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ही है तो इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, यूनिट होगा इसका ओम। ठीक, अब इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, और पार्ट में इसी का सब पार्ट है, इस बी सेक्शन का आपको निकालना है इस कंडीशन पर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। इस कंडीशन पर क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कितना करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहली बात, यहां पर ये जो AC सोर्स है ना, इस सोर्स के लिए आपको वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है, और वोल्टेज का कौन सा वैल्यू दे रखा है, VRMS। मैंने आपको सिखाया भी है कि जो वोल्टेज आपको गिवन रहेगा न्यूमेरिकल लगाते समय उसको ध्यान देंगे, कहीं वो पीक वोल्टेज लिखा है या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज लिखा है तब तो ठीक बात है, तब तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे V0 से। अदरवाइज हम लोग लेंगे उसको कौन सी वैल्यू, VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 230 वोल्ट। करेक्ट। चलो, इसी को मैं अगर फॉर्मूले के सेंस में लिखूं तो हम लोग अगर एम्पलीट्यूड के सेंस में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड के सेंस में हम लोग लिखते हैं दैट इज VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2। क्या लिखेंगे, VRMS इक्वल टू V0 अपॉन रूट ऑफ 2। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज आपको बोलूं तो क्या बोलोगे आप, दैट इज रूट ऑफ 2 इंटू VRMS, रूट ऑफ 2 इंटू VRMS। अब हमको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, किस कंडीशन पर, रेजोनेंट कंडीशन में, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस, एज इक्विवेलेंट एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जैसा है। तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज Z। करेक्ट, I इक्वल टू V अपॉन R सेट कर देंगे। तो V0 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज रूट ऑफ 2 इंटू 230 डिवाइडेड बाई Z, एंड Z इज 40 ओम। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद I0 का वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू हमको मिलेगा दैट इज 8.1 एम्पियर। क्या मिलेगा बच्चों, 8.1 एम्पियर। एक सोल्यूशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरा सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया था दैट इज इंपीडेंस, दैट इज 40 ओम। तीसरा सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट कंडीशन। ठीक, यहीं पर
अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे मिलेगा? आपको क्या पता चला है, क्या पता है? वीआरएमएस वैल्यू पता है ना, तो आईआरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बस इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस से। टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में निकालना है तो रजिस्टर वाले से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अगर कैपेसिटर वाले में निकालना है तो कैपेसिटर वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो जिसमें चाहिए आपको उससे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों कैसे है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट सभी में सेम जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे छोटी सी चीज का। तो यहां पर मैंने निकाल लिया है क्या? दैट इज आई नॉट। आई नॉट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कितना करंट मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर मैं निकाल रहा हूं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालूं, दैट इज आई आरएमएस, तो क्या मैं लिखूंगा? दैट इज वी आरएमएस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस रेजोनेंट कंडीशन पर भी रेजिस्टेंस आपके पास कितना है? दैट इज 40। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, दैट इज 230 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज इक्वल टू 23/4 एम्पियर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6। तो देखो ये करंट आईआरएमएस करंट कैसी है? छोटी, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कैसी है? बड़ी। इसको सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.9 अराउंड समथिंग मैंने उसको लिख दिया है, दैट इज 6 एम्पियर के आसपास। इतनी करंट, मतलब आईआरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है? कम है, लेकिन आपके पास पीक वोल्टेज, पीक करंट कितनी है? ज्यादा है, और वो कितना है? 8.1। करेक्ट। अब इसको निकालने से के बाद करेंगे क्या? हम ये बोल सकते हैं कि आईआरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इसमें जाने वाली करंट कितनी है? दैट इज 23/4 एम्पियर। वही इसमें भी जा रहा है, वही इसमें भी जा रहा है, और वही इसमें भी जा रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो थर्ड पार्ट क्या बनाएंगे? देखिए जरा, तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज सी पार्ट। हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। सबसे पहले इंडक्टर का अक्रॉस निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस निकालना है? अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस निकालना है। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इसके पास रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है XL। करंट कितना जा रहा है? दैट इज 23/4। तो आराम से लिख सकते हैं पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा दैट इज IRMS कितना है? दैट इज 23/4। V इक्वल टू I इंटू R। तो XL कितना है? XL को हम लोग लिखते हैं ओमेगा इंटू L। तो रख देते हैं सारी वैल्यूज 23/4 और कर देंगे ओमेगा। ओमेगा कितना है बच्चों? बताओ जरा, कितना आया था हमारा ओमेगा? दैट इज 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या कितना आया था? 50 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? L का। L कितना है? L भी आपके पास दे रखा है, दैट इज 50। सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? सॉल्व करने से आ जाएगा दैट इज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1437.5 वोल्ट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया बच्चों। आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप। इसको मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है, आपको करना है। आएगा इतना मैं बता रहा हूं, ठीक? चलो फिर आपको इसी के पार्ट में आपको और क्या निकालना है? आपको और निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। निकाल सकते हैं दैट इज VC इज इक्वल टू I दैट इज 23/4 और 1/ωc। ओमेगा इज 50 एंड C का वैल्यू कितना है बच्चों? कौन बताएगा? C का वैल्यू गिवन है दैट इज 80।
80 इंटू 10 टू द पावर 80 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको इतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा? दैट इज 1437.5 वोल्ट। ठीक, जितना पोटेंशियल इनके पास मिला है उतना ही पोटेंशियल इनके पास मिला है। आपके क्वेश्चन में था क्या, मैं वो बता देता हूं। आपको ये प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? एट रेजोनेंट कंडीशन, एट रेजोनेंट कंडीशन पर आपको पता करना था कि इनके यानी कैपेसिटर और इंडक्टर, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वो है 0। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 0। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इनके और इनके अक्रॉस निकालें अगर, तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कैसे? दैट इज IRMS ओमेगा इंटू L, यानी XL माइनस XC। सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यूज क्या है? ये दोनों बराबर बराबर है, तो आपको कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 0। ठीक, ये आपको प्रूफ करना था। बच्चों ये सवाल बताने का मेरा मेन पर्पस क्या है कि आपको रेजोनेंट कंडीशन पहली चीज आनी चाहिए। दूसरी, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है ये। XL और XC के बारे में पता होना चाहिए। IRMS वैल्यू ऑफ करंट छोटी होती है पीक से, यानी जो आपके पास मैक्सिमम करंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, उससे छोटी आपको मिलेगी कौन? IRMS। ये भी बात का ध्यान रखना है। सेम एज VRMS, VRMS में भी क्या रहेगा? छोटा, लेकिन उसका पीक वोल्टेज कैसा रहेगा? बड़ा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको ना ये NCERT एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर से पूछेंगे। एक बार मैं आंसर रिकॉल करा देता हूं। यहां पर आपके पास आया था दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा R इक्वल टू आया था दैट इज 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद इंपिडेंस हम लोगों ने निकाला था Z इक्वल टू आया था 40 ओम। फिर हम लोगों ने निकाला था एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और वो आया था दैट इज 8.1 एम्पियर। फिर हम लोगों ने निकाला है IRMS हम लोग के पास अप्रोक्सीमेटली मिला है 23/4, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है 6 एम्पियर। ठीक है, एट द लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया है कुछ 1437.5, दैट इज फॉर इंडक्टर एंड फॉर कैपेसिटर बोथ। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।